ये बात थी अपनी बीएससी नर्सिंग की। अब हम लोग बात करते हैं जीएनएम के बारे में। जीएनएम के अंदर एक सीन ये आता है कि अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई करना है, जैसे कि एम्स में अप्लाई करना है, तो आपके ऊपर चला जाऊँगा और मैं ऐसे नीचे वाले लेवल के ऊपर जाऊँगा कि मैं इनके बराबर नहीं आ सकता, क्योंकि मेरी जो पढ़ाई का टच है, मैंने जैसे आपको बताया मेरे 3 साल हो चुके हैं, मैं पढ़ाई का टच एकदम भूल चुका हूँ। मुझे ज़ीरो से मेहनत करनी पड़ेगी और तभी जाके मेरा वो पढ़ाई का टच आएगा और फिर मैं कहीं न कहीं इनके बराबर आने की कोशिश करूँगा। खर्चा था, कोचिंग का खर्चा था, इन सब चीज़ों का था। तो मैं सोचता था कि इनका तो खर्चा लग रहा है और मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मैं एक अच्छा पैसा बना रहा हूँ, है ना? बट मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता था कि जिस दिन ये नौकरी लग जाएँगे, जब हम लोग फॉरेन कंट्री की बात करते हैं, आप सभी को पता है इस चीज़ के बारे में, रूल चेंज होते रहते हैं। आप इस कंट्री के हो रहे हैं, कभी दूसरी कंट्री के हो रहे हैं, कभी इमिग्रेशन के रूल चेंज हो रहे हैं, कभी एनएमसी अपने रूल्स चेंज कर रही है, कभी ओईटी की जो पासिंग का जो है वो सब चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो जो चेंजेस हैं वो रेगुलर आते रहेंगे और आगे इन फ्यूचर भी वो चीज़ें आती रहेंगी। हम इस चीज़ को लेके डिनाई नहीं कर सकते या फिर हम इस चीज़ को प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते कि क्या अच्छा होने वाला है और क्या बुरा होने वाला है। अच्छे टाइम के लिए भी हमें प्रिपेयर रहना है और बुरे टाइम। हेलो, हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो भाई जो आज का वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अंदर हम लोग 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक करेंगे हम लोग बीएससी नर्सिंग के बारे में बात और दूसरी हम लोग करेंगे जीएनएम के बारे में बात। तो दोनों को हम लोग सेपरेटली लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। तो जैसे कि जो भी बच्चा बीएससी नर्सिंग से पास आउट हो रहा है, रिसेंटली जो बच्चे पास हुए हैं, तो वो रेगुलरली मेरे से या तो कमेंट में वो सवाल करते हैं या फिर मेरे को मैसेज करते हैं या फिर पर्सनल जो कॉल है वो बुक करके सवाल करते हैं कि क्या हमें एक्सपीरियंस पहले लेना चाहिए या फिर हमारे जो एग्जाम की प्रिपरेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन हो या फिर अपनी ओईटी एग्जाम की प्रिपरेशन हो, आईएलटीएस एग्जाम की प्रिपरेशन हो, हमें वो करनी चाहिए या फिर हमें पहले जॉब करनी चाहिए। मैं इतनी बार अपनी जो चैनल के थ्रू आप लोगों को काफ़ी बार ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि आपको पहले क्या करना चाहिए, आपके लिए पहला जो स्टेप होगा कौन सा बेस्ट स्टेप होगा, फिर भी पता नहीं क्यों आपके पास वो अवेयरनेस पहुंच नहीं रही है या फिर आप लोग बाकी वीडियोस को देख के आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो इस चीज़ को लेकर। तो चलो आज इस वाली वीडियो में हम लोग वो सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। तो जैसे कि जो भी बच्चा बीएससी नर्सिंग करता है, तो बीएससी नर्सिंग पास आउट करने के बाद देखो, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो मेन एम है वो आपको पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। मुझे बाहर जाके काम करना है, फॉरेन कंट्री में जाके काम करना है या फिर मुझे क्या बोलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाके काम करना है। अगर मुझे फॉरेन कंट्री जाके काम करना है तो मुझे किस फॉरेन कंट्री में जाके काम करना है, मुझे यूके में जाके काम करना है, न्यूजीलैंड में काम करना है, ऑस्ट्रेलिया में काम करना है, आयरलैंड में काम करना है। क्योंकि देखो, ये जितनी भी चीज़ें हैं अलग अलग कंट्री के अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। यूके के अंदर फ्रेशर्स भी लिए जाते हैं, एक्सपीरियंस वाले भी लिए जाते हैं। न्यूजीलैंड के अंदर आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और आयरलैंड के लिए भी आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट अगर हम लोग यूके की स्पेशली बात करें तो यूके के अंदर जो फ्रेशर्स हैं वो भी एप्लीकेबल हैं, वो भी मतलब जब अपना जो एग्जाम है वो क्लियर करके डायरेक्ट यूके आ सकते हैं अगर आप फ्रेशर भी हो तो, है ना। दूसरी बात करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की। तो जो गवर्नमेंट एग्जाम अगर आप लोग अप्लाई करते हैं अपने इंडियन गवर्नमेंट एग्जाम्स, अगर आपने बीएससी नर्सिंग करी हुई है तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत वहाँ पे नहीं पड़ती है। तो सबसे बेस्ट स्टेप अगर आपका यही होगा कि जैसे ही आप अपने पास आउट होते हैं आपकी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होती है, क्योंकि जब आप पास आउट होते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो पढ़ाई का टच है वो आपसे एक लगा हुआ रहता है, राइट। अगर आप एक बार प्राइवेट सेक्टर में घुस जाते हैं या फिर आप किसी पैसे के लालच में या फिर आप एक्सपीरियंस के लालच में अगर किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाके काम करना स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो पढ़ाई का जो टच है वो छूट जाएगा। वो चीज़ें हमने देखी है, क्योंकि मैंने 2016 में अपनी नर्सिंग पास आउट करी थी। 2019 तक मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर काम करता था 3 साल। तो जब मैंने 3 साल काम किया है तो मेरी जो पढ़ाई का टच था वो एकदम अलग हो गया। फिर जब मैंने 2019 में पढ़ाई स्टार्ट करी तो मतलब मेरे को ज़ीरो से सारी चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ी, क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैंने मेरे कॉलेज के टाइम पे पढ़ी थी वो कहीं न कहीं वो धुंधली हो गई थी। मुझे वो अच्छी तरीके से वो चीज़ें याद नहीं थी। तो जितनी भी चीज़ें 2019 से मैंने स्टार्ट करी, वो मेरे को बेसिक से सारी चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ी। मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी कि मैंने एक सेक्टर जॉइन कर लिया जहाँ पे मैं काम करता था, जिस हॉस्पिटल में काम करता था वहाँ पे अपने एक्सपीरियंस के लिए। बाद में इस चीज़ के बारे में मुझे पता चला कि जो भी मैंने एक्सपीरियंस लिया है 2.5 या 3 साल का, वो कहीं पे भी काम नहीं आ रहा है। अगर मैं फॉरेन कंट्री में जाना चाहता हूँ, स्पेशली यूके में आना चाहता था, क्योंकि सबसे ईज़ी और सबसे सस्ता प्रोसेस है। जैसे कि आप लोग अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होगा। तो जो सबसे सस्ता और सबसे ईज़ी प्रोसेस है यूके का, उसके अंदर भी एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब मैं यहाँ पे आया तो मेरा कम से कम 2.5 साल का गैप हो चुका था एक्सपीरियंस को लेके, क्योंकि मैंने 2019 के अंदर जो अपनी जॉब है वो छोड़ दी थी और 2021 के अंदर मैं यहाँ पे आ गया था, है ना। तो 2 से 2.5 साल का मेरा एक गैप था वहाँ पे ना, तो गैप भी एक्सेप्टेबल है। आपको ये वाला डाउट भी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, है ना। तो मेरी सबसे बड़ी गलती क्या रही कि मैंने जो हॉस्पिटल है वो जॉइन कर लिया, वहाँ पे 3 साल अपनी वेस्ट कर ली, क्योंकि मेरे मन में हमेशा ये रहता था कि चलो अगले महीने से पढ़ाई करेंगे। उसके बाद फिर यही रहता था चलो अगले महीने से पढ़ाई करेंगे, अगले महीने से पढ़ाई करेंगे। इस चीज़ को करते, 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 करते मेरे 3 साल निकल गए। और कहीं न कहीं जब आप पैसा कमाने लग जाते हैं, चाहे वो 10,000 हो, 15,000 हो या 20,000 हो, तो आपके ऊपर आपके घर वाले भी थोड़े डिपेंडेंट हो जाते हैं, है ना? कि चलो वो बच्चा कमा रहा है, वो अपने लिए तो देख ही लेगा, है ना? और दूसरा, आप खुद के ऊपर भी और उस पैसे के ऊपर भी डिपेंड आप खुद भी हो जाते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये पैसा आ रहा है, इससे मेरा खर्चा चल रहा है। अगर बाई चांस मैंने जॉब छोड़ दी तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा? अगर बाई चांस अगर आपके पैसे के ऊपर आपके घर वाले भी थोड़े बहुत डिपेंड हैं, तो उनका खर्चा कैसे चलेगा? तो आप उस जो कश्मकश में उसमें फँस जाते हैं आप लोग, है ना?
तो जो अपना एक्सपीरियंस है उसी के ऊपर आप ध्यान देते हैं, अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते। बट इनिशियली अगर आप जैसे ही पास आउट होते हैं अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देते हैं, तो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, आपके पास काम नहीं है, तो आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ बची, वो है आपकी पढ़ाई। आपको पढ़ाई ही करनी पड़ेगी। तो मेरे साथ जितने बच्चे पास आउट हुए थे लगभग बच्चों ने अपनी कोचिंग स्टार्ट कर दी थी या फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, चाहे वो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन हो, चाहे बाहर जाने की प्रिपरेशन हो, और उनका एग्ज़ाम क्लियर भी हो गया। जब 2019 में मैंने देखा कि मेरे फ्रेंड्स जितने भी मेरे कलीग्स थे या फिर मेरे कॉलेज के बच्चे थे, वो लगभग नौकरी लग चुके हैं। उसका रीज़न यही था क्योंकि वो पढ़ाई कर रहे थे और मैं नौकरी कर रहा था। उस वक़्त जब वो पढ़ाई कर रहे थे तब मेरे को ऐसा लगता था कि यार क्या कर रहे हैं ये लोग, है ना? क्योंकि मेरे पास तो पैसा आ रहा है और ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बट जो भी पैसा मैंने कमाया, मतलब उस वक़्त मेरी शायद 22-23 हज़ार रुपए सैलरी होगी, है ना? तो मैं ऐसा सोचता था कि मेरे पास 22-23 हज़ार रुपए आ रहे हैं और जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनका खर्चा ही लग रहा है, चाहे वो पढ़ने में लग रहा हो, रहने में लग रहा हो, रूम रेंट लेके रहते थे वो लोग, उनका खाने-पीने का खर्चा था, कोचिंग का खर्चा था, इन सब चीज़ों का था। तो मैं सोचता था कि इनका तो खर्चा लग रहा है और मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मैं एक अच्छा पैसा बना रहा हूँ, है ना? बट मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता था कि जिस दिन ये नौकरी लग जाएँगे, जितना भी पैसा मैंने इन 3 साल में कमाया है, ये 4 से 5 महीने में सारा कमा के बराबर कर देंगे। उनका पूरा वसूल हो जाएगा, फिर मैं नीचे वाले लेवल के ऊपर चला जाऊँगा और मैं ऐसे नीचे वाले लेवल के ऊपर जाऊँगा कि मैं इनके बराबर नहीं आ सकता, क्योंकि मेरी जो पढ़ाई का टच है, मैंने जैसे आपको बताया मेरे 3 साल हो चुके हैं, मैं पढ़ाई का टच एकदम भूल चुका हूँ। मुझे ज़ीरो से मेहनत करनी पड़ेगी और तभी जाके मेरा वो पढ़ाई का टच आएगा और फिर मैं कहीं न कहीं इनके बराबर आने की कोशिश करूँगा। मीनव्हाइल जो 3 साल है उसके अंदर देखो कॉम्पिटिशन कितना बढ़ जाएगा। 3 साल के अंदर कितनी ज़्यादा नर्सेज़ पास आउट हो जाएँगी। 3 साल के बाद क्या पता वैकेंसी हो, ना हो। अगर हम लोग फॉरेन कंट्री की बात करते हैं, आप सभी को पता है इस चीज़ के बारे में, रूल चेंज होते रहते हैं। अब इस कंट्री के हो रहे हैं, कभी दूसरी कंट्री के हो रहे हैं, कभी इमिग्रेशन के रूल चेंज हो रहे हैं, कभी एनएमसी अपने रूल्स चेंज कर रही है, कभी ओईटी की जो पासिंग का जो है वो सब चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो जो चेंजेस हैं वो रेगुलर आते रहेंगे और आगे इन फ्यूचर भी वो चीज़ें आती रहेंगी। हम इस चीज़ को लेके डिनाई नहीं कर सकते या फिर हम इस चीज़ को प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते कि क्या अच्छा होने वाला है और क्या बुरा होने वाला है। अच्छे टाइम के लिए भी हमें प्रिपेयर रहना है और बुरे टाइम के लिए भी हमें प्रिपेयर रहना है। अब बात आती है हमें करना क्या चाहिए। जैसे हम लोग पास आउट होते हैं, अब मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको फॉलो करना है तो आप करें, नहीं करना है आप ना करें, कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर, है ना? बट जैसे ही आप पास आउट होते हैं, जैसे कि मेरे फ्रेंड्स पास आउट हुए, उन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। तो पढ़ाई स्टार्ट करने से ये फ़ायदा हुआ उनका जो पढ़ाई का टच था वो काफ़ी अच्छा था और जो उनकी प्रिपरेशन थी वो कम समय में हो गई, क्योंकि उस वक़्त आपको ऐसा लगता है कि यार मैं कॉलेज से पढ़ के निकला हूँ, मेरे पास फ्रेश नॉलेज है, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मेरे पास कंटेंट है बोलने के लिए, मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, तो मेरी जो पढ़ाई है वो भी अच्छी रहेगी, क्योंकि एक कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है वहाँ पे ना। तो आप जैसे ही पास आउट होते हैं, अगर आपका पहले तो आप अपना एक एम बना लें कि मुझे फॉरेन कंट्री जाना है या फिर मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। अगर आपको फॉरेन कंट्री जाना है तो उसी दिन से आप अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। बल्कि मैं ये कहूँगा जिस दिन आप अपना एग्ज़ाम दे के आएँ, आप अपने प्रोविज़न सर्टिफ़िकेट का वेट ना करें, आप अपनी डिग्री का वेट ना करें, आप अपने रिज़ल्ट का वेट ना करें, है ना? और अपनी जो भी इंटर्नशिप वगैरह इन सब का वेट ना करके आप उसी दिन से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, आप इंग्लिश के ऊपर काम करना स्टार्ट करें। आपको लगता है कि मेरी इंग्लिश ठीक-ठाक है, मुझे ओईटी की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो आप ओईटी की प्रिपरेशन करें। आपको लगता है कि आप सेल्फ प्रिपेयर करके अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, तो आप सेल्फ प्रिपरेशन की स्टार्ट करें। अगर आपको लगता है कि आपको कोचिंग जॉइन करनी चाहिए, तो आप कोचिंग जॉइन करें। सारा डिसीज़न आपके हाथ में है ना? एक एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको जयपुर से दिल्ली जाना है ना? अब डिसीज़न आपका है। अगर आप चाहें तो कुछ सुविधाएँ हैं, वो भी आप ले सकते हैं। जैसे बस से जाना चाहें तो आप बस से जा सकते हैं। आपके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है तो आप कैब से जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप थोड़ा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं कि यार मैं मेरा पैसा बचाने की यहाँ पे कोशिश करूँगा, तो मैं पैदल जाऊँगा, है ना? तो आप पैदल भी जा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आप जहाँ ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे आप सोचेंगे मैं मेरा पैसा बचाऊँगा और फिर मैं दिल्ली जाऊँगा जयपुर से, तो वो जो डिस्टेंस है, अगर आप पैदल जाते हैं तो आपका टाइम खराब होगा, आपकी एनर्जी खराब होगी, आपकी तबीयत खराब होगी, है ना? तो वहाँ पे हम स्मार्ट वर्क करते-करते कहीं न कहीं हम अपने आप को ही पागल बना रहे हैं। तो आपको जो सुविधाएँ मिल रही हैं, जो तरीके मिल रहे हैं, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, तो अगर आपको उसमें कुछ अच्छा बेनिफिशियल लग रहा है या फिर कुछ बेनिफिट मिल रहा है आपको, तो वो चीज़ें आपको वहाँ पे लेनी चाहिए, है ना? तो जब आपको लगता है कि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, तो मुझे इंग्लिश के ऊपर काम करना है, क्योंकि आपको पता है आपकी कमज़ोरी क्या है। अगर आपको लगता है कि मेरी इंग्लिश ठीक-ठाक है, मुझे ओईटी की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो अपनी ओईटी की प्रिपरेशन करें। एक एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं कि आपने जनवरी के अंदर अपनी ओईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी जैसे ही आप पास आउट हुए हैं, मतलब आपका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है ना? जनवरी से लेके आपने 6 महीने तक प्रिपरेशन करी है ना? मतलब जून तक आपने प्रिपरेशन करी है, जून के बाद आपने अपना एग्ज़ाम दिया, 7वें महीने में आपका रिज़ल्ट आ गया। 7वें महीने में आपने देखा कि आपका एग्ज़ाम है वो क्लियर हो गया। अगर आपने सेकंड टाइम में भी एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, इसलिए मैं आपको 6 महीने लेके चल रहा हूँ यहाँ पे ना। तो जुलाई के अंदर आपका रिज़ल्ट आ गया, आपने जून में एग्ज़ाम दिया, जुलाई में आपका रिज़ल्ट आया और इस वाले रिज़ल्ट में आप यहाँ पे पास हो गए। तो आपका कितना टाइम वेस्ट हुआ? 7 महीने। अब आपको पता है कि 7 महीने का मैंने मेरा टाइम वेस्ट किया है। एक तरीके से देखा जाए तो सबसे बेस्ट टाइम है वो आपका। उस टाइम को आपने इन्वेस्ट किया है, आपके पास आपकी ओईटी का एग्ज़ाम अभी आपका यहाँ पे क्लियर है। अब आप उस रिज़ल्ट के साथ क्या कर सकते हैं? आप
जाके अप्लाई करेंगे किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, एनएचएस के अंदर कितने सारे हॉस्पिटल्स हैं, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके अप्लाई कर सकते हैं, है ना? अगर आप किसी एजेंसी के पास जाते हैं, वो आपको अप्लाई करवा देंगे। अगर बाई चांस आपको एजेंसी ऐसे बोलती है कि आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए, हम लोग फ्रेशर्स को नहीं लेते हैं, तो अब आप क्या करोगे? किसी हॉस्पिटल को जाके जॉइन करोगे ना। बट जब आप उस हॉस्पिटल को जॉइन करोगे, तो आपके पास एक ओईटी का रिजल्ट होगा, एक पॉजिटिव रिजल्ट होगा, आपके आपके मन में एक शांति होगी कि मैं यहाँ पे आया हूँ खाली एक्सपीरियंस लेने के लिए। मेरे पास ओईटी का रिजल्ट ऑलरेडी है, मैं मेरा एग्जाम ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। मैं अगर ये एक्सपीरियंस ले भी रहा हूँ, तो खाली इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे फ्रेशर की तरह जॉब नहीं मिल रही है। मीनवाइल जब आप अपना एक्सपीरियंस ले रहे होंगे, अगर कोई फ्रेशर की वैकेंसी आती है, तो आप फ्रेशर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि फ्रेशर की वैकेंसी नहीं आती है, तो 6 महीने जो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस लेंगे, जैसे कि 6 महीने से 1 साल का एक्सपीरियंस है, वो तो सब जगह एप्लीकेबल है ना। तो 6 महीने जो एक्सपीरियंस लेंगे, आप उसको एन्जॉय करेंगे, क्योंकि आपको पता है मेरा एग्जाम ऑलरेडी क्लियर हुआ है। जैसे 6 महीने यहाँ पे होंगे, मैं अपना एक्सपीरियंस लूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। समझ रहे हो? तो टोटल मिला के 7 महीने और 6 महीने मतलब कितने हो गए यहाँ पे अपने पास 13 महीने, लगभग 1 साल लगा लो आप, है ना? तो 1 साल के अंदर आपकी लाइफ सेट है, जिस दिन आप पास आउट हो रहे हो उससे ना। तो इस जनवरी में आप पास आउट हुए, अगले जनवरी में आप फॉरेन कंट्री में काम कर रहे होगे, अगर आप इस प्लान के हिसाब से चलते हो तो। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, आपकी इंग्लिश का स्टैंडर्ड क्या है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं, उसी के बाद ये सारी चीज़ें होंगी। अगर आप अपने आप को झूठ बोलेंगे, तो ये सारी चीज़ें अचीव आप नहीं कर सकते हो। सही बात है? अगर दूसरा बच्चा अगर सोचे कि पहले मैं एक्सपीरियंस लेता हूँ, उसके बाद अपना ओईटी एग्जाम क्लियर करूँगा, तो मानो जनवरी में पास हुआ, 6 महीने का उसने एक्सपीरियंस लिया, मतलब जनवरी से 6 महीने आप लगा लो, तो जून हो गया ना। जून तक उसने एक्सपीरियंस लिया, जून के बाद उसने प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी। वहीं पे आप उसका पढ़ाई का टच छूट गया वहाँ पे ना। और जून के बाद अपनी प्रिपरेशन कर रहा है, सोच रहा है कि अब मेरी जो सैलरी है उसके ऊपर मैं भी डिपेंड हूँ, मेरे घर वाले भी डिपेंड हैं, मेरे भी कुछ ज़रूरतें हैं, मेरे भी कुछ शौक हैं, मुझे भी पूरे करने हैं वो। मुझे मेरे घर का रेंट देना है, मुझे मेरे खाने का बिल निकालना है, मुझे लाइट का बिल निकालना है, सारी चीज़ें निकालनी है, तो मेरी जॉब नहीं छोड़ सकता। अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी जॉब के साथ ही आपकी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी यहाँ पे, है ना? अब आप प्रिपरेशन करेंगे या जॉब करेंगे, वो प्रेशर आपके ऊपर हमेशा बना हुआ रहेगा। एक तो जॉब का और एक जो अपनी प्रिपरेशन है उसका। दूसरी चीज़ आपको पता होगा कि अगर आप अपने हॉस्पिटल में जाते हैं और अपनी जाँच जाके बोलते हैं कि भाई कल से मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट है, और कल से मैं एक क्लास जॉइन करने वाला हूँ, तो मेरी सारी मॉर्निंग की क्लासेस हैं, तो मेरी सारी शिफ्ट्स हैं वो इवनिंग की लगा दो। तो आपको लगता है कि आपके इंचार्ज सारी की सारी इवनिंग की शिफ्ट लगा देगी आपके लिए, अगर आपकी मॉर्निंग की क्लास है? बहुत रेयर चांस ऐसा होगा कि वो आपके वहाँ पे फेवर करेंगे और आपकी सारी शिफ्ट इवनिंग की लगा देंगे। जिस दिन, और ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगर आपने किसी को जाके बताया कि मेरी मॉर्निंग की क्लास है, मेरी सारी इवनिंग की लगा दो, तो उस आपकी सारी की सारी मॉर्निंग की शिफ्टें लग जाएँगी वहाँ पे। आप ना पढ़ पाओगे और ना काम कर पाओगे सही तरीके से ना। तो ये एक मेरी एडवाइस है, आपको लेनी है तो आप लें। पहले आप अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें। नर्सिंग बहुत अच्छा प्रोफ़ेशन है, बहुत बड़ा प्रोफ़ेशन है ना। अगर आप इसको सही डायरेक्शन से और सही तरीके से लेके चलते हैं, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो भी क्लियर हो जाएगा और आपका जो फ्यूचर है वो भी आराम से बन जाएगा, है ना। ये बात थी अपनी बीएससी नर्सिंग की। अब हम लोग बात करते हैं जीएनएम के बारे में। जीएनएम के अंदर एक सीन ये आता है कि अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई करना है, जैसे कि एम्स में अप्लाई करना है, तो उसके लिए पहले आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप वहाँ पे जो फॉर्म है वो फिल नहीं कर सकते, या फिर जो एग्ज़ाम है उसको नहीं दे सकते। तो उनके लिए एक मजबूरी हो जाती है यहाँ पे एक्सपीरियंस लेने की। तो उनको मैं ये बोलूँगा कि आप अपनी जो भी प्रिपरेशन है, अगर आपको गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करनी है, तो आप अपनी जॉब है वो कंटिन्यू रखें और साथ में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और मीनवाइल अगर आपको लगता है कि मेरे को इंडिया में रह के ही काम करना है, मुझे कहीं और नहीं जाना है, मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना है, तो जैसे आपको बताया, जॉब करें, जॉब के साथ-साथ अपनी प्रिपरेशन करें। अगर आपको चांस मिलता है पोस्ट बीएससी का, तो आप पोस्ट बीएससी के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि फिर बीएससी के बाद आपके पास और भी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ आ जाएँगी इंडियन गवर्नमेंट के लिए। बट अगर आपने जीएनएम करी है और आपका जो एम है यूके आने का, तो फिर से सेम वही चीज़ें लागू होंगी आपके ऊपर जो मैंने बीएससी नर्सिंग के अंदर बताया है, कि जैसे ही आप पास आउट होते हैं, उसी दिन से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, 6 महीने में अपना एग्ज़ाम क्लियर करें और जो अपना 6 महीने का एक्सपीरियंस लेके आप फॉरेन कंट्री में आके काम करें। और सबसे मेन चीज़ ये आती है, काफ़ी सारे बच्चे मेरे को ये चीज़ बोलते हैं कि सर, हमें क्या ये करना चाहिए कि हम साथ में जॉब करते-करते हम अपना एक्सपीरियंस ले लें? मतलब आप जनवरी में पास आउट हो रहे हो, जनवरी के बाद वैसे भी आप जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका नहीं आएगा। जब तक अपना एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, उसके बाद आपकी डिग्री आएगी, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आएगा, उसी के बाद एज़ अ नर्स आप काम कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले आप रजिस्टर्ड नर्स नहीं हैं। तो जिस दिन आपका रजिस्टर्ड नर्स आप बन जाएँगे, मीनवाइल अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को जॉब करनी है, तो हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जॉब ना करें, आप अपनी जॉब है, वो एक बार करके देखें और साथ में पढ़ाई करके देखें। अगर आपको लगता है कि कहीं न कहीं आपकी जॉब की वजह से आपकी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो उस वक़्त आपको डिसीज़न लेना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है? मेरी पढ़ाई प्रायोरिटी है या फिर मेरी जॉब प्रायोरिटी है? अगर आपकी पढ़ाई आपके लिए प्रायोरिटी है, तो उसी दिन आप अपनी जॉब छोड़ें और अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें, अपना एग्ज़ाम क्लियर करें। अगर आपकी जॉब प्रायोरिटी है, तो जीवन भर वो जॉब आपकी चलेगी, क्योंकि अगर आपकी पढ़ाई प्रायोरिटी नहीं है यहाँ पे, तो वही जो प्राइवेट जॉब है, वही आपको आगे लाइफ़ टाइम आपको कंटिन्यू करनी है और वही चीज़ें, वही रास्ता आप वहाँ पे फ़ॉलो करेंगे। बट जिस दिन आपको लगेगा कि मेरी पढ़ाई मेरी प्रायोरिटी है,
उस दिन आप अपना एग्ज़ाम है वो भी क्लियर कर लेंगे, फ़ॉरेन कंट्री भी आ जाएँगे और जो भी चीज़ें आपको लाइफ़ में अचीव करनी है, अगर आपको लगता है कि मेरे को नर्सिंग के अंदर एक सक्सेसफुल करियर अपना बनाना है, तो उस दिन आपको वो चीज़ें हो जाएँगी, है ना? तो उम्मीद करता हूँ आपको अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी और अब जितने भी सवाल मेरे से आते थे, मेरे से क्वेश्चन आए हैं, मैसेजेस आए हैं, कॉल्स आए हैं, तो अब उन लोगों के यहाँ पे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइज़, आपने हमें इतना टाइम दिया। धन्यवाद।